वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जो है लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था 9th, जिसका नाम था अनुबंध और व्यापारिक विधि, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी परिभाषा वगैरह बताई थी और क्या होता है उसके बारे में जाना था हमने। इसके अलावा हमने उसके अंदर पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंध अधिनियम के आवश्यक तत्व कौन से हैं वो पढ़े थे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चलते हैं। मैंने आपको बोला था अगर आपको अनुबंध अधिनियम समझना है तो आपको कम से कम 2-3 लेक्चर अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है और ओवरऑल हमारा बिजनेस स्टडी के अंदर लेक्चर नंबर 22 है। और जो अनुबंध अधिनियम है उसके 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 9th है और 10th है। 9th चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10th ये भी अनुबंध अधिनियम पर ही है। अनुबंध अधिनियम 1872, हाँ, भारतीय अनुबंध अधिनियम कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है लेकिन कहाँ का? भारत का, तो इसलिए इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको बोल सकते हैं अपन। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो है हम आगे पढ़ेंगे कि इसके प्रावधान पढ़ेंगे, है ना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान, इंग्लिश में बोलते हैं प्रावधान को प्रोविजंस। तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट करा दूं। मैंने बताया था अनुबंध, सबसे पहले अपन को यही जानना है अनुबंध क्या होता है। तो अनुबंध का मतलब बताया था दोस्तों, ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता या परिवर्तनीयता, ये बताया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने जाना था कि ठहराव क्या होता है ना। तो ठहराव क्या होता है? ठहराव का मतलब होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, है ना। प्रस्ताव और स्वीकृति, जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव करता है और सामने वाला उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो ठहराव बन जाता है। जैसे किसी ने प्रपोजल दिया और सामने वाले ने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया? एक तरह का ठहराव बन गया। ओके, तो इतना हमने समझा था। राजनियम द्वारा परिवर्तनीय मतलब कानून द्वारा अगर उसको परिवर्तित कराया जा सकता है और तो वो ठहराव जो है वो अनुबंध बन जाता है। तो ये बताया था कि सारे के सारे जो ठहराव होते हैं वे ज़रूरी नहीं है कि वे अनुबंध हो, है ना। सारे ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होते हैं। वही ठहराव अनुबंध बनते हैं जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। ये हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और प्रोविजंस करेंगे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, और इसके जो प्रोविजंस करेंगे वो कुछ अलग नहीं है। ये सब चीज़ें आने वाली हैं वापस, लेकिन थोड़ी विस्तार से आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आज के वीडियो के अंदर बस इसको समझेंगे बहुत विस्तार से। किसको? प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होती है, यानी कि हम ठहराव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके ही क्या होता है? ठहराव। हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव किसे बोलते हैं और कौन सा प्रस्ताव होता है, कौन सा नहीं होता है, इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं प्रस्ताव के लिए। फिर हम स्वीकृति पढ़ेंगे कि स्वीकृति क्या होती है और स्वीकृति के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले करते हैं प्रस्ताव। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का प्रस्ताव संबंधी। प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रपोजल। तो प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। प्रस्ताव संबंधी रूल्स क्या है हमारे, है ना। रूल्स रिलेटिंग टू प्रपोजल। कैसा प्रपोजल? वैधानिक
प्रपोजल से रिलेटेड नियम क्या है, रूल्स क्या है, यानी कि प्रस्ताव से संबंधित क्या नियम है हमारे, जिसको हमें ध्यान रखना जरूर चाहिए। तो पहला बहुत इजी है इसके अंदर, वो ये है कि कम से कम, मतलब प्रस्ताव तभी माना जाएगा, है ना, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आप बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए बस। प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब कम से कम 2 पक्षकार हो। सर ये तो अनुबंध में भी था, बिल्कुल अनुबंध में भी था और यहां भी है, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति खुद को ही प्रस्ताव करके प्रस्ताव नहीं कर सकता। बात ये है, सामने जिसको प्रस्ताव करना है वो सामने एक पार्टी यानी कि एक पक्षकार होना चाहिए, तभी प्रस्ताव जो है वो होगा। यानी कि एक इसका वैधानिक नियम है। अगर ये जैसे एक ही पक्षकार जो है वो प्रस्ताव नहीं कर सकता, तो ये नियम बना दिया है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। अकेला व्यक्ति जो है वो प्रस्ताव नहीं कर सकता अपने आप से, जिससे भी प्रपोजल जिसको देना है वो सामने होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, जो प्रस्ताव होते हैं वो सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रपोजल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे सर, हम समझ ही नहीं। मतलब सकारात्मक मतलब किसी काम को करने के लिए भी आप प्रपोजल दे सकते हो, प्रस्ताव कर सकते हो। जैसे आपने बोला किसी को, क्या तुम ये मेरा पेन खरीदोगे, तो ये एक पॉजिटिव प्रस्ताव है। और अगर आपने बोला किसी सामने वाले व्यक्ति को कि तुम्हें जो है ये काम नहीं करना है ना, और सामने वाला भी इसको स्वीकार कर लेता है कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूँगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब उस कंपनी को हो सकता है कि डर हो कि ये जो अपना एम्प्लॉय है, इसको कंपनी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं हैं, और कंपनी चाहती है कि ये केवल हमारा ही एम्प्लॉय रहे, क्योंकि घर जाने के बाद में ये कहीं पार्ट टाइम जॉब ना करें। कंपनी जो है उस एम्प्लॉय को प्रस्ताव करती है कि आप जो है हमारी कंपनी के अलावा दूसरी कोई जॉब ना करें, इसके बदले में हम आपको कुछ पैसा देंगे, आपको बस हमारी यहीं जॉब करनी है, इसके अलावा आपको कहीं काम नहीं करना है। तो ये हो गया नकारात्मक प्रस्ताव, यानी किसी काम को ना करने का प्रस्ताव। ठीक है, सामने वाला अगर इसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है सर, एम्प्लॉय बोलता है हाँ मुझे मंजूर है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति हो गई और यह एक तरह का ठहराव बन गया। ठीक है, और इसे तो कानून द्वारा परिवर्तनीय भी करा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ गए, प्रस्ताव जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और विशेष हो सकता है, कोई विशेष कार्य के लिए हो सकता है, या साधारण भी हो सकता है ना। जैसे टेंडर वैसे प्रस्ताव तो नहीं होता, लेकिन कई बार एक रिसर्च के हिसाब से पूरी पब्लिक को जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव किया जाता है ना, तो वो साधारण प्रस्ताव होता है जो पब्लिक के लिए होता है, और विशेष किसी विशेष व्यक्ति को किया जाता है, और स्पष्ट तो होना ही चाहिए प्रस्ताव। और नेक्स्ट है, प्रस्ताव जो है वो उसमें शर्तें जो है ना वो निश्चित होनी चाहिए, है ना। प्रस्ताव की जो शर्तें हैं, प्रस्ताव की शर्तें क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। यानी कि प्रस्ताव में कोई कंडीशंस हो तो वो पहले से ही क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। यानी कि प्रस्ताव करने के बाद में सामने वाला स्वीकार कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर और शर्तें जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती, पहले से ही प्रस्ताव करते टाइम ही उसकी शर्तें निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या शर्तें हो सकती हैं, तो शर्तें ये हो सकती है कि जैसे प्रस्ताव करने वाला पहले से ही बता दें कि स्वीकृति जो है वो लिखित में चाहिए, तो ये प्रस्ताव करने की एक शर्त हो गई। इसके अलावा प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब वह
प्रस्ताव तभी माना जाएगा, आप देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब वह स्वीकारकर्ता की जानकारी में आ जाए। यानी कि आपको प्रस्ताव, जब अगर आप भी किसी को प्रस्ताव कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रस्ताव तभी सफल होगा, यानी कि उसे प्रस्ताव तभी माना जाएगा जब अपन जिसको प्रस्ताव कर रहे हैं, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो अपन को प्रस्ताव करते टाइम यह ध्यान रखना है कि हमारा प्रस्ताव सामने वाले की जानकारी में आ जाए, है ना। ये पूरा सा आपको निश्चित करना पड़ेगा इस चीज़ को कि सामने वाले की जानकारी में हाँ बिल्कुल आ गया है। अगर प्रस्ताव सामने वाली व्यक्ति की जानकारी में नहीं आया, शोर शराबे की वजह से या कोई कम्युनिकेशन सही नहीं होने की वजह से, कोई भी वजह क्यों ना हो, अगर प्रस्ताव सामने वाले व्यक्ति की जानकारी में नहीं आया है तो उसे कभी भी प्रस्ताव नहीं मान सकते अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्ताव जो है वो लिखित में हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है ना, ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। लेकिन आपको ही पता है लिखित में ज़्यादा सही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौखिक में नहीं हो सकता। बिल्कुल ये नियम ही पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रस्ताव मौखिक हो सकता है। इसके अलावा प्रस्ताव सांकेतिक भी हो सकता है, लेकिन वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वो संकेत जो है वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए, सामने वाला कौन, स्वीकार करता है ना, उसकी जानकारी में आ जाना चाहिए, तभी प्रस्ताव जो है वो सांकेतिक भी माना जा सकता है, उसे प्रस्ताव माना जा सकता है। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक प्रस्ताव जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रस्ताव करने की इच्छा प्रस्ताव नहीं मानी जा सकती, है ना। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। मतलब अगर आपकी इच्छा है कि मैं प्रस्ताव करूं, लेकिन आप प्रस्ताव कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या उससे प्रस्ताव माना जाएगा, मतलब प्रपोजल माना जाएगा? नहीं, केवल इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। इच्छा होने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रस्ताव करना पड़ेगा, चाहे आप लिखित रूप में करें, मौखिक में करें, सांकेतिक में करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सामने वाले व्यक्ति की जानकारी में आ जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवल इच्छा से कुछ नहीं होता, प्रस्ताव करना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है इसका, निमंत्रण को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। निमंत्रण जो है वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। इनविटेशन को प्रपोजल आप नहीं मान सकते, इनविटेशन जो है वो प्रस्ताव नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्राइज लिस्ट देख रहे हैं तो वो एक तरह का इनविटेशन है, या आप किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं जो कंपनी इशू करती है लोगों को ताकि लोग शेयर खरीदें, तो कंपनी का वो निमंत्रण है, उसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, ठीक है। आपके घर पे जो शादी के कार्ड्स आते हैं वो एक इनविटेशन है, उसे कभी भी आप प्रपोजल नहीं मान सकते, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें जो है आप प्रस्ताव नहीं मान सकते, वो इनविटेशंस होते हैं, है ना। प्रस्ताव अलग होता है, इनविटेशन अलग होता है। ओके, तो दोस्तों हमने ये प्रस्ताव संबंधी नियम करे हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको, हम प्रस्ताव और प्रस्ताव प्लस स्वीकृति दोनों करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये प्रस्ताव संबंधी नियम हुए हैं। अब मैं करा रहा हूँ आपको, इसको हटा के सेकंड पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं प्रस्ताव के बाद में स्वीकृति संबंधी। सेकंड है हमारा स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस, स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम। और जब प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिलती है तो क्या बनता है, ठहराव बनता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ठहराव जो है वो अनुबंध तभी बनेगा जब वो क्या हो, राजनियम द्वारा परिवर्तनीय,
ठीक है ना। तो सारे ठहराव अनुबंध बने ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर स्वीकृति से संबंधी वैधानिक नियम कर रहे हैं, यानी कि स्वीकृति से रिलेटेड हमारे अनुबंध अधिनियम के अंदर क्या नियम दिए गए हैं। तो स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। स्वीकृति जो है एक तो पूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी स्वीकृति नहीं हो सकती, हाँ ना दोनों नहीं हो सकता। या तो आप पूरा का पूरा प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, यानी कि जो स्वीकार करता है, अगर आपने प्रस्ताव किया है तो वो सामने वाला उस प्रस्ताव को पूरा स्वीकार कर दे, तो स्वीकृति जो है वो पूर्ण होगी, कभी भी आधी अधूरी नहीं हो सकती। और स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मेरे आपको या किसी दोस्त को मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो है मैं ये बोलता हूँ मार्कर बेचना है मुझे एक ही है और ये 10 रुपये में इसकी प्राइस है। अब सामने वाला, मैंने प्रस्ताव कर दिया और सामने वाला इसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो उसको स्वीकृति कैसे देनी है, उसको स्वीकृति में इतना बोला, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए 10 रुपये में, ओके, या फिर ओनली हाँ ओके ठीक है, ये स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे मैंने बोला ये मार्कर है 10 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं मैं खरीदूंगा तो सही लेकिन 10 रुपये में नहीं खरीदूंगा, मैं 15 रुपये में खरीदूंगा। तो यहाँ पर एक तो उसने स्वीकृति पूर्ण नहीं दी और उसके अलावा उसने एक शर्त और लगा दी, 10 नहीं, अब प्राइस बढ़ा के उसने जो है 15 रुपये कर दी। अब ये 10 का 15 में क्यों खरीदेगा कोई, मान लेते हैं आधी कर लेते हैं। उसने स्वीकृति दे दी कि मैं जो है खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब ये मुझे मार्कर आप जो है 10 रुपये में नहीं 8 रुपये में बेचो तो मैं खरीदूंगा। समझ में आया। तो यानी कि वो स्वीकृति तो दे रहा है लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन लगा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वीकृति एकदम पूर्ण होनी चाहिए और बिना किसी कंडीशन शर्त के होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वीकृति जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो स्वीकृति जो है वो स्पष्ट उच्चारण के साथ होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट होनी चाहिए। उस सामने वाला जो स्वीकृति दे वो अपना उच्चारण कैसे करे, एकदम स्पष्ट करें, या फिर लिखित में दे वो, ठीक है, और या फिर उसके आचरण से भी स्वीकृति मानी जा सकती है। और कई बार तो मौन रहने को भी स्वीकृति मान लिया जाता है, मौन रहना भी स्वीकृति माना जा सकता है, कई बार मौन रहना भी स्वीकृति माना जाता है। तो देखो स्वीकृति जो है वो दोस्तों स्पष्ट होनी चाहिए, हाँ, उच्चारण उसका स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्वीकृति है तो स्पष्ट होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, हाँ, या कि अपने आचरण द्वारा ऐसा व्यवहार करें कि हाँ वो बोल रहा है कि ठीक है मैं स्वीकृति देता हूँ। या कई बार मौन रहना भी, कई बार, हर बार नहीं, कई बार जो है मौन रहना भी स्वीकृति माना जा सकता है ना। तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जब प्रस्ताव किया गया था उन परिस्थितियों के ऊपर कि मौन रहना स्वीकृति है या नहीं। ठीक, तो दोस्तों जो ये स्वीकृति हैं ये मैंने बताया जैसे लिखित, उच्चारण या आचरण द्वारा हो सकती हैं, लेकिन ये स्वीकृति जो है ये स्वीकृति देने की जो विधि है वो कैसी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। स्वीकृति देने की विधि यानी कि स्वीकृति मौखिक रूप से देनी है, लिखित रूप से देनी है, केवल आचरण द्वारा देनी है, कैसे देनी, मौन रह के देनी है, वो निर्भर करता है प्रस्तावक ने जब प्रस्ताव किया था उस टाइम उसने स्वीकृति की कौन सी विधि निश्चित करी थी। अगर प्रस्तावक ने प्रस्ताव करते टाइम ही निश्चित कर दिया है कि इसकी स्वीकृति लिखित में दी जानी चाहिए तो स्वीकृति लिखित में ही दी जाएगी। लेकिन प्रस्तावक ने प्रस्ताव करते समय कुछ नहीं बोला कि स्वीकृति किस में देनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी प्रस्तावक ने नहीं बोला प्रस्ताव करते टाइम, तो स्वीकृति जो है वो लिखित भी हो सकती है, फिर मौखिक भी हो सकती है और मौन रह के भी हो सकती है। वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा स्वीकृति की विधि।
हाँ, अगर स्वीकृति जो है वो एक निश्चित समय के बाद दे, है ना, एक स्वीकृति का एक निश्चित समय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति का समय जो है वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अब वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक दिन वेट करेंगे, यानी कि जब प्रस्ताव किया तो सामने वाला कितने दिन में स्वीकार करेगा, तो वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ज़्यादा देरी होने पर उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा, प्रस्तावक फ्री होगा, है ना। एक निश्चित समय जो है वो उन परिस्थितियों को देखकर निर्धारित किया जाता है। ज़्यादा देरी होने पर स्वीकृति नहीं मानी जाती है, भले ही उसने स्वीकृति आपको दे दी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, एक टमाटर का बिजनेस है मेरा, ठीक है, और मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक ट्रक टमाटर है, तुम खरीद लो इतने रुपए में। अब मैं कितना इंतज़ार करूँगा उसका? क्या मैं 2 महीने तक इंतज़ार करूँगा? वो टमाटर खराब हो जाएंगे। तो उसका निश्चित समय क्या होगा? 5 दिन 10 दिन। उतने में स्वीकृति आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज़ाद हूँ। अब वो 1 महीने बाद में स्वीकृति दे रहा है तो उसको स्वीकृति नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस गुड्स की परिस्थितियाँ कैसी हैं कि ज़्यादा समय रखेंगे तो खराब हो जाएगा। ओके, बस ये चीज़ समझा रहा था मैं आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वीकृति है वो एक निश्चित समय में दे दी जानी चाहिए, वरना उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा। अच्छा, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया है, जिसे प्रस्ताव किया गया है ना। यानी कि स्वीकृति केवल किसको देनी है? जिसको हमने प्रस्ताव किया है। कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देगा तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने अगर आपको प्रस्ताव किया है तो मुझे स्वीकृति आप दोगे, अन्य कोई व्यक्ति मुझे स्वीकृति नहीं दे सकता। जैसे राम ने प्रस्ताव किया श्याम को, तो स्वीकृति कौन देगा? श्याम देगा, कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये कुछ प्रस्ताव और स्वीकृति संबंधित नियम थे, बहुत ज़रूरी नियम थे आपके लिए, क्योंकि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति जो है ये दोनों होती हैं तब क्या बनता है? ठहराव बनता है, ठीक है। तो इनके नियम आपके सामने थे। एग्जाम के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम बताएं, तो इससे पहले जो मैंने बताया आपको वो लिखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्वीकृति संबंधी नियम बताएं, तो आपको ये वाले नियम बताने हैं, ठीक है। वैसे आपकी बुक के अंदर ये सब लिखा हुआ है, इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब अगर आप अपनी बुक के अंदर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं ये आज और कहना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि ये चैप्टर अपन फटाफट कंप्लीट नहीं कर सकते, इस चैप्टर में थोड़ा वक्त लगेगा, और तो इसीलिए आप डेली जो है इन लेक्चर्स को देखें और कंटिन्यू देखें, मिस ना करें कोई भी बीच में एक लेक्चर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि अनुबंध अधिनियम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने बीच में इसमें कोई भी लेक्चर मिस कर दिया, अभी तक ये चैप्टर कौन से लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है? 21 से, और आज का कौन सा लेक्चर है? 22, फिर 23, 24, तो है ना, आपको 4-5 लेक्चर जो भी होंगे वो कंटिन्यू देखने पड़ेंगे, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वैसे सारे जितने भी लेक्चर हैं बीएसटी के, उन सब के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बिजनेस स्टडी इन हिंदी या 12th बीएसटी इन हिंदी ऐसे नाम से, तो वो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर भी सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों की भी, दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद हो जाए, उनकी भी घर बैठे स्टडी हो जाए। तो गुड बाय, थैंक यू।